नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का, जिसको हम जानते हैं सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था के नाम से। दोस्तों, यह वीडियो पूरा हिंदी मीडियम में होने वाला है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं, यह जो वीडियो है यह बजट का पार्ट सेकंड होने वाला है। मैंने आपको पार्ट फर्स्ट पहले ही करा रखा है, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि बजट क्या होते हैं, बजट का अर्थ क्या है, बजट का उद्देश्य क्या होता है और सरकार की राजस्व प्राप्ति क्या होती है, राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व क्या होता है और गैर कर राजस्व क्या होता है। ये सबको मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में करा रखा है। तो दोस्तों, आप बजट के फर्स्ट पार्ट को जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने बजट का उद्देश्य से लेकर राजस्व प्राप्ति तक करा रखा है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बजट का सेकंड पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं और घाटा कैसे होता है। सरकार को घाटा का अर्थ क्या है, घाटा कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि बजट घाटे कितने प्रकार के होते हैं। इसी वीडियो में आपका पूरा जो सिलेबस है, अरे जो पूरा पाठ है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपने सिलेबस की तरफ और जानते हैं कि पूंजीगत प्राप्तियां क्या हैं। देखिए दोस्तों, पूंजीगत प्राप्ति को हम इंग्लिश में कैपिटल रिसिप्ट भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, पूंजीगत प्राप्तियां वो प्राप्तियां होती हैं जिनसे ना तो सरकार की देयता उत्पन्न, मतलब जो सरकार के लिए क्या करें, देयता उत्पन्न करें या सरकार की संपत्ति में गिरावट लाएं। यानी कि कोई भी ऐसी प्राप्ति जिससे क्या हो, सरकार की देयता उत्पन्न हो या सरकार की संपत्ति में गिरावट आए, उसे हम क्या बोलते हैं, पूंजीगत प्राप्ति बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सरकार ने क्या किया, कोई किसी कंपनी का शेयर बेच दिया। जैसे मान लीजिए सरकार ने जैसे मान लीजिए एयर इंडिया का सरकार ने 50% शेयर किसी को बेच दिया, तो उससे क्या हुआ, सरकार की संपत्ति में क्या हुआ, गिरावट आ गया। तो ये प्राप्ति कैसी हुई, ये प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति हुई। या तो मान लीजिए सरकार ने किसी से क्या कर लिया, लोन ले लिया, तो इससे क्या हुई, सरकार की देयता बढ़ गई, तो ये भी क्या हुई, ये प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति हुई। यानी कि वह प्राप्तियां जो क्या करें, जो या तो देयता उत्पन्न करती हो या सरकार की संपत्ति में गिरावट लाती हो, इस प्राप्ति को हम क्या बोलते हैं, पूंजीगत प्राप्ति बोलते हैं। और ये कैसी होती हैं, ये गैर आवर्ती और गैर दैनिक प्रवृत्ति की होती हैं। यानी कि ये ऐसी प्राप्तियां बार बार नहीं होती हैं। ठीक, ये प्राप्तियां कभी कभी होती हैं, यानी कि ये दैनिक नहीं है, ये रोज घटित होने वाली नहीं है, कभी कभार घटित होती हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इनको गैर दैनिक प्रवृत्ति की प्राप्तियां बोलते हैं। और एक प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति है यदि वह निम्न दो शर्तों को पूरा करती है। यानी कि अगर हमें पता लगाना है कि कोई प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति है या नहीं, तो हम यह देख सकते हैं कि जो निम्न दो शर्तें हैं वह पूंजीगत प्राप्ति होने के लिए उसे पूरा करना चाहिए। तो पहली शर्त यह है पूंजीगत प्राप्ति की कि प्राप्ति को सरकार के लिए देयता अवश्य उत्पन्न करनी चाहिए। यानी जो प्राप्ति है उससे सरकार को क्या हो, देयता उत्पन्न हो। देयता मतलब देनदारी उत्पन्न हो। देखिए उदाहरण के लिए ऋण पूंजीगत प्राप्ति है, क्योंकि यह सरकार की देयता को बढ़ाता है। जैसे अगर सरकार किसी से ऋण लेती है, ऋण मतलब लोन लेती है, तो क्या होती है, इससे सरकार की देयता उत्पन्न हो जाती है। तो इस वजह से क्या है, ऋण पूंजीगत प्राप्ति है। ठीक, परंतु प्राप्त कर, यानी कि जो सरकार कर प्राप्त करती है वो क्या है, वो पूंजीगत प्राप्ति नहीं है। क्यों नहीं पूंजीगत प्राप्ति है, क्योंकि यह किसी प्रकार की देयता उत्पन्न नहीं करती है। यानी कि जो ऋण है वो क्या है, पूंजीगत प्राप्ति है, लेकिन जो कर है, कर क्या है, कर पूंजीगत प्राप्ति नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सरकार के प्रति कोई देयता उत्पन्न नहीं करता है। यानी कि सरकार जिससे कर लेती है उसको वापस नहीं करती है, इसीलिए क्या हुआ, जो कर है वो पूंजीगत प्राप्ति नहीं है। लेकिन जब सरकार जिससे भी ऋण लेती है, लोन लेती है उधार, तो उसको क्या करता है, उसे देना पड़ता है एक समय के बाद, इसीलिए क्या होता है, ऋण पूंजीगत प्राप्ति होती है। अब जानते हैं दोस्तों दूसरी शर्त क्या है। दोस्तों दूसरी शर्त यह है कि उस प्राप्ति को सरकार की संपत्ति में कमी अवश्य करना चाहिए। यानी कि पूंजीगत प्राप्ति होने के लिए दूसरी शर्त यह है कि प्राप्ति को जो सरकार की संपत्ति है उसमें क्या करनी चाहिए, कमी करनी चाहिए। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि सरकारी उद्यमों को शेयर की बिक्री से प्राप्त पूंजीगत प्राप्ति है। यानी कि सरकार को सरकारी उद्यमों को जब वो शेयर बेचती है उससे जो प्राप्ति होती है उसे क्या बोलते हैं, पूंजीगत प्राप्ति बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इससे सरकार की संपत्ति में कमी आती है। यानी कि अगर सरकार ने किसी कंपनी का शेयर बेच दिया तो क्या हुआ, उसकी संपत्ति में क्या आ गई, कमी आ गई, इसलिए क्या होगा, वह एक पूंजीगत प्राप्ति होगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों पूंजीगत प्राप्ति के स्रोत क्या है। यानी कि सोर्सेज ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि पूंजीगत प्राप्ति सरकार को कहां से मिलती है। तो पूंजीगत प्राप्ति को मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो सरकार है वो 3 तरीकों से क्या कर सकती है, पूंजीगत प्राप्ति प्राप्त कर सकती है। वो कैसे कैसे प्राप्त कर सकती है, चलिए उसको जानते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर जाकर अर्थशास्त्र से संबंधित और भी वीडियो अन्य चैप्टर के भी देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट का, अर्थशास्त्र का हो या इतिहास या राजनीति शास्त्र या समाजशास्त्र, उसके वीडियो आपको हिंदी मीडियम में बढ़िया पिक्चर के साथ, मैप और कार्टून और इंपॉर्टेंट बॉक्सेस के साथ मिल जाएंगे। तो आप जाकर उसकी वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों मैं उन सभी का प्लेलिस्ट आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर विजिट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं वो 3 प्रकार की ऐसी स्रोत हैं जहां से आती हैं। तो 3 प्रकार के स्रोत कौन से हैं उसको हम जानते हैं। जो पहला स्रोत है उधार है। उधार मतलब क्या होता है, जब सरकार क्या करती है, जब सरकार का अतिव्यय हो जाता है तो क्या करती है सरकार, उधार लेती है। यानी कि जब सरकार ज़्यादा रुपए खर्च कर देती है, ज़्यादा रुपए खर्च करना चाहती है तो क्या करती है, उधार लेती है। तो ये किसमें आता है, पूंजीगत प्राप्ति में आता है। पूंजीगत प्राप्ति में उधार क्यों आता है, आप जानते हैं ना क्यों, क्या होगा, क्योंकि उधार से क्या होगा, सरकार की देनदारी बढ़ेगी तो जो देयता उत्पन्न करेगा सरकार के ऊपर, इस कारण वो क्या हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगा। देखिए अतिव्यय को पूरा करने के लिए सरकार उधार राशि एकत्र करती है। यहाँ पर एकत्र रहना चाहिए, यहाँ पर गलती हो गई, थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा। यानी कि उधार मतलब जो अतिव्यय हो जाता है, यानी जब सरकार ज्यादा खर्च करती है तो क्या करती है, वो उधार लेती है जिससे क्या हो सके, उसका जो वो व्यय करना चाहता है वो पूरा हो सके। ठीक, और क्या करती है सरकार खुले बाजार, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी सरकार जैसे यूएस, इंग्लैंड इत्यादि से उधार और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे बैंक, जैसे कि यहाँ पर रहना चाहिए विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से राशि उधार लेती है। उधार प्राप्तियां हैं क्योंकि यह सरकार की देयता उत्पन्न करती हैं। यानी कि उधार जो है पूंजीगत प्राप्तियां हैं, इस क्यों, क्योंकि ये सरकार की क्या करती हैं, देयता उत्पन्न करती हैं। और सरकार उधार कहाँ से लेती है, पहला तो सरकार किससे लेती है, खुले बाजार की नीति के माध्यम से जनता से उधार लेती है सरकार। और दूसरा किससे लेती है, भारतीय रिजर्व बैंक, जैसा कि आप जानते होंगे जिसको हम आरबीआई बोलते हैं, सरकार उससे उधार लेती है। और तीसरा विदेशी सरकारों से, जैसे यूएस हो गया या अमेरिका, जापान, जर्मनी हो गया, इन सबसे उधार लेती है। और बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे कि हम सब जानते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम IMF बोलते हैं, इन सबसे भी सरकार क्या करती है, उधार लेती है। इसलिए क्या है, ये सब प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियां हैं। ठीक दोस्तों, अब दूसरा जो पूंजीगत प्राप्ति का स्रोत है वह है ऋण की वसूली। अब देखिए दोस्तों, ऋण की वसूली क्या है, देखिए सरकार राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न ऋण देती है। ऐसे ऋण वसूली पूंजीगत प्राप्ति है क्योंकि यह सरकार की संपत्ति को कम करता है। देखिए जो सरकार है ना, वो राज्य सरकार हो गया या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार हो गया, उनको क्या करती है, बहुत प्रकार से ऋण देती है। तो ऐसे जब ऋणों को सरकार उनसे लेती है, यानी कि जब सरकार किसी सरकार को, जो मतलब राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को जो ऋण दी रहती है, जब उस ऋण को सरकार वापस लेती है, यानी कि जब उसको पुनर्भुगतान प्राप्त करती है, तो भी यह क्या होती है, सरकार के लिए पूंजीगत प्राप्ति होती है। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, सरकार की संपत्ति में कमी आती है। इसलिए क्या होता है, जब सरकार ऋणों की वसूली करती है उसको हम किस में रखते हैं, पूंजीगत प्राप्ति में रखते हैं। और अन्य प्राप्तियों में क्या है, इसमें शामिल है, पहला तो है विनियोग क्या होता है, देखिए जब सरकार क्या करती है, विनियोग यहाँ नहीं, यहाँ विनिवेश रहना चाहिए। अच्छा, मतलब आप इसको विनियोग के रूप में विनिवेश को जान सकते हैं। हम आपको बताते हैं विनिवेश क्या है। देखिए विनिवेश से सरकार द्वारा आधारित चुनी हुई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जिसे हम PCO बोलते हैं, के शेयर का एक भाग या पूरे शेयर को बेचने के कार्य से है। विनियोग का मतलब क्या होता है, जो सरकार होती है जब अपने कोई सरकारी कंपनी का या कोई सरकारी उद्यम का क्या करती है, शेयर बेच देती है, या तो एक भाग या तो पूरा का पूरा शेयर बेच देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम विनियोग बोलते हैं। जैसे सरकार किसी चीज में पैसा लगाती है तो क्या बोलते हैं, उसे हम निवेश बोलते हैं। जैसे आप सभी जानते होंगे, जब सरकार कहीं पर पैसा लगाती है तो हम बोलेंगे सरकार ने इतने रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन जब ऐसे सरकार पैसा निकालती है तो जैसे कि हम विनियोग का शब्द प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे कि निवेश में क्या होता है, सरकार पैसा देती है, लेकिन विनियोग में क्या होता है, सरकार पैसा निकालती है। तो जब सरकार पैसा निकालती है तो उससे क्या होता है, सरकार की संपत्ति कम हो जाती है। इसलिए क्या होता है, इसे हम किस में रखते हैं, पूंजीगत प्राप्ति में रखते हैं। ठीक, यह पूंजीगत प्राप्ति मानी जाती है क्योंकि यह सरकार की संपत्ति को कम करती है। ठीक, क्योंकि सरकार की संपत्ति क्या होती है, विनियोग से कम होती है, इसलिए इसे हम किससे रखते हैं, पूंजीगत प्राप्ति में रखते हैं। और दूसरा है सरकार समता शेयरों के रूप में विभिन्न PSU के स्वामित्व रखती है। जब सरकार अपने शेयरों का एक भाग या पूरे शेयर को बेचती है, तब इससे PSU के स्वामित्व का हस्तांतरण निजी उद्यमों को हो जाता है। मतलब यानी कि जब सरकार क्या करती है, विनिवेश करती है, PSU के शेयरों को बेचती है, तो क्या होता है, वो कंपनी क्या हो जाती है, सरकारी से प्राइवेट बन जाती है। यानी कि सरकार से क्या होती है, उस कंपनी का जो मालिकाना हक होता है, स्वामित्व होता है, क्या होता है, वो चला जाता है और निजी कंपनी में क्या हो जाता है, हस्तांतरित हो जाती है। दूसरा होता है, यानी तीसरा जो है इसका पूंजीगत प्राप्ति का स्रोत, उसका B पार्ट है लघु बचत। अब लघु बचत क्या होती है, देखिए हम सब क्या करते हैं, लघु बचतों के रूप में क्या करते हैं, अपने पैसे रखते हैं ना। आप सब देखे होंगे लघु बचत के रूप में लोग क्या करते हैं,
थोड़ा थोड़ा अपना पैसा डाकघर में जमा करके रखते हैं, राष्ट्रीय बचत बैंक, राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद लेते हैं, या अन्य माध्यमों से क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं पैसा थोड़ा थोड़ा सा सरकार को देते हैं। यानी कि सरकार जब सरकार छोटे छोटे मात्रा में जनता से लोन प्राप्त करे, या बैंक घर में जो हम पैसा जमा करते हैं उससे लोन प्राप्त करे, या क्या करे सरकार किसान विकास पत्र से क्या करे लोन प्राप्त करे, तो इसे क्या बोलते हैं पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है देयता उत्पन्न करता है। ठीक, लघु बचतों में क्या क्या शामिल है आप जान गए ना, डाकघर की बचतें, राष्ट्रीय बचत पत्र, विकास किसान विकास पत्र इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब लघु बचत में शामिल हैं। यानी कि जब सरकार जनता से लोन लेती है छोटा मोटा, या राष्ट्रीय बचत बैंकों से थोड़ा मोटा पैसा लेती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं लघु बचतें बोलते हैं। दोस्तों इसी के साथ क्या होता है आपका पूंजीगत प्राप्ति खत्म होती है। दोस्तों एक बार ये आइए जान लेते हैं कि पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति में क्या अंतर है, कभी कभी आपके पेपर में आ जाता है, तो चलिए इसको एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि आप हेडिंग के रूप में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति के बीच में तुलना। तुलना या अंतर आप एक ही समझिए, तुलना और अंतर का मतलब एक ही होता है। कहीं कहीं परीक्षाओं में ये आता है कि राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति में तुलना कीजिए, कहीं कहीं आता है अंतर। ठीक, तो तुलना और अंतर एक ही चीज होता है। ठीक, अब देखिए हम देखते हैं राजस्व प्राप्ति में क्या होता है और पूंजीगत प्राप्ति में क्या क्या होता है। ठीक, वही को हम लिख देंगे, एक साइड में राजस्व प्राप्ति और एक साइड पूंजीगत प्राप्ति, तो यही वो अंतर हो जाता है। तो देखते हैं हम, देखिए यह ना तो देयता उत्पन्न करती है और ना ही सरकार की संपत्ति में कमी करती है। यानी कि जो पूंजीगत राजस्व प्राप्ति होती है वो ना सरकार के लिए क्या करती है, ना तो देयता उत्पन्न करती है और ना ही क्या करती है, ना सरकार की संपत्ति में कमी करती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं राजस्व प्राप्ति बोलते हैं। वहीं अगर हम देखेंगे पूंजीगत प्राप्ति में, तो हमने देखा अभी ना, यह या तो किसी देयता को उत्पन्न करती है या सरकार की संपत्ति को कम करती है। ठीक, और दूसरा बात यह है कि जो राजस्व प्राप्ति है या नियमित होती है, यानी कि रोज रोज आती है, जैसे कि हो गया टैक्स रोज आएगा, या लेकिन क्या हो गया जो पूंजीगत प्राप्ति हो गया या अनियमित या गैर आवर्ती प्रकृति की होती है, यानी कि बार बार नहीं आता है। पूंजीगत प्राप्तियां कभी कभार होती हैं और राष्ट्र को लौटाने की कोई भी देयता नहीं होती है, यानी कि इसमें जो पैसा मिलता है सरकार को राजस्व प्राप्ति से, उसे लौटाने के लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी या देयता नहीं होती है। लेकिन कुछ निश्चित पूंजीगत प्राप्तियों जैसे कि उधार लेने में भविष्य में ब्याज के साथ चुकाने की देयता होती है। यानी कि जैसे कुछ ऐसी प्राप्तियां होती है पूंजीगत की, जैसे कि हम जानते हैं उधार, जब उधार हम लेते हैं तो क्या होता है उसे भविष्य में हमें किसके ब्याज के साथ चुकाना पड़ता है, लेकिन ऐसा राजस्व प्राप्ति में नहीं होता, राजस्व प्राप्ति में चुकाना नहीं पड़ता है। ठीक, और जैसे कि राजस्व प्राप्ति के हम उदाहरण देख सकते हैं, कर राजस्व जैसे कि आय कर, बिक्री कर इत्यादि। ठीक, और राजस्व कर जैसे कि आप सब जानते होंगे ना, ब्याज शुल्क, ये सब इसमें आ जाते हैं, किसमें राजस्व प्राप्ति के उदाहरण में आ जाते हैं। और पूंजीगत प्राप्ति के क्या स्रोत हैं, उधार, विनिवेश इत्यादि, ये सब क्या है पूंजीगत प्राप्ति के स्रोत हैं। दोस्तों आपने देख लिया कि राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति में अंतर क्या है। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कि सरकार के बजट के घटक कितने प्रकार के हैं और सरकार के बजट घटक क्या क्या है। दोस्तों सरकार की बजट के घटक, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ द बजट, बजट के घटक में मतलब दो चीजें आती हैं, पहला तो राजस्व बजट और दूसरा तो पूंजीगत बजट। ठीक, अब इसे हम जान लेते हैं। देखिए बजट के घटकों से अभिप्राय बजट की संरचना से है, यानी कि बजट की संरचना कैसी होती है उसे को हम क्या बोलते हैं बजट के घटक बोलते हैं। बजट के दो मुख्य घटक हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, राजस्व घटक और पूंजीगत घटक। यानी कि बजट के जो दो घटक होते हैं, पहला होता है राजस्व बजट और दूसरा होता है पूंजीगत बजट। ठीक, और राजस्व बजट क्या होता है, या सरकार के बजट के राजस्व पहलुओं के साथ संबंधित होता है, यानी कि इसमें राजस्व पहलुओं से संबंध रखा जाता है। राजस्व बजट के अंदर यह व्याख्या करता है कि यह सरकार कैसे राजस्व का सृजन और संग्रहण करती है, यानी कि इससे यह पता चलता है कि सरकार राजस्व का कैसे संग्रहण और क्या करती है, सृजन करती है। और इससे यह भी पता चलता है कि यह कैसे विभिन्न व्यय की मदों में आवंटित होता है, यानी कि यह कैसे विभिन्न मदों में क्या होता है आवंटित होता है, इससे अभी पता चलता है। राजस्व बजट दो प्रकार के होते हैं, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। जैसे कि हम राजस्व प्राप्तियां पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम राजस्व व्यय आगे पढ़ेंगे। ठीक, अब दूसरा बजट होता है जो पूंजीगत बजट, यह सरकार के बजट के पूंजीगत पहलुओं के साथ संबंधित होता है और इसमें निम्न का समावेश होता है। यानी पूंजीगत बजट क्या होता है, पूंजीगत पहलुओं से संबंधित होता है। इसमें दो प्रकार का समावेश होता है, पहला पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। क्या पूंजीगत प्राप्तियां और जो पूंजीगत व्यय होते हैं वो सब इसी में शामिल होते हैं, किसमें पूंजीगत बजट में शामिल होते हैं। ठीक, अब पूंजीगत प्राप्ति हमने पढ़ ली है, पूंजीगत व्यय बचा हुआ है। आइए पूंजीगत व्यय की आइए हम चले बढ़ते हैं कि बजट के जो घटक होते हैं उसमें बजट का घटक का मतलब क्या होता है। ठीक, और बजट कैसे होते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और दे रखा है, बजट के घटक प्राप्तियों और व्यय के अनुसार भी वर्गीकृत किए जा सकते हैं। यानी कि जो बजट के घटक हैं उसको हम प्राप्तियों और व्यय के अनुसार भी बांट सकते हैं। इस आधार पर दो मुख्य घटक हैं, पहला को बजट प्राप्तियां और बजट व्यय। यानी कि बजट प्राप्तियां और बजट व्यय के रूप में क्या कर सकते हैं, बजट के घटक को निकाल सकते हैं। देखिए आप सभी जानते होंगे
जैसे कि हमने बजट प्राप्ति को क्या किया है, पढ़ लिया है, यानी कि जो पूंजीगत राजस्व प्राप्ति है और पूंजीगत प्राप्ति है उसे हमने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। बस हमें अब क्या पढ़ना है, बजट व्यय, यानी कि सरकार के जो बजट के खर्चे होते हैं वो कहाँ कहाँ पर होते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बजट व्यय में क्या होता है, बजट व्यय में क्या होता है, सरकार के पास से पैसा बाहर जाता है, ठीक। बजट व्यय में सरकार के पास पैसा जो रहता है वो बाहर क्षेत्र में जाता है, और बजट प्राप्ति में क्या होता है, सरकार के पास पैसा आता है। यानी कि व्यय का मतलब है कि सरकार से क्या होगा, पैसा जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में जान लेते हैं। बजट व्यय से अभिप्राय एक दिए गए वित्तीय वर्ष में सरकार के अनुमानित व्यय से है, यानी कि जो सरकार एक वित्तीय वर्ष में अनुमानित व्यय करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बजट व्यय बोलते हैं। यानी कि जो सरकार एक वित्तीय वर्ष में खर्चा करती है उसी को हम बोल देते हैं बजट व्यय, यानी कि बजट का खर्चा, ठीक। अब देखिए बजट खर्च की मोटे तौर पर निम्न रूपों में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि जो बजट खर्च है उसे हम मोटे तौर पर निम्न रूप में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है स्पेलिंग की, तो आपसे ध्यान दीजिएगा। देखिए बजट व्यय को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला तो राजस्व व्यय और दूसरा तो पूंजीगत व्यय। अब राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्या होता है इसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए राजस्व व्यय वह व्यय होता है जिसमें क्या होता है, सरकार का क्या होता है, या तो राजस्व व्यय में सरकार की ना कोई संपत्ति उत्पन्न होती है ना कोई देयता कम होती है, यानी कि राजस्व व्यय क्या है ना, उसमें सरकार की कोई संपत्ति उत्पन्न होगी ना देयता कम होगी, इसको बोलते हैं हम राजस्व व्यय। जैसे कि आप देखे होंगे ना, जो सरकार अपने कर्मचारियों को सैलरी देती है, जो सरकारी कर्मचारियों को सैलरी दिया जाता है, उसमें क्या होता है ना, तो सरकार का कोई संपत्ति बन रही है ना, तो उसमें सरकार का कोई देयता कम हो रही है, तो इसलिए क्या है, ये राजस्व व्यय है। और ऐसे बजट क्या होते हैं, बजट ऐसे व्यय हमेशा होते रहते हैं। आप देखते होगे ना, एक सैलरी बजट सरकार के प्रतिदिन का कार्य है, सरकार तो आदमी को सैलरी लगातार देती रहती है, ठीक। यानी कि एक ऐसी प्रकृति के होते हैं, आवर्ती प्रकृति के होते हैं, ठीक। और पूंजीगत व्यय क्या होते हैं, पूंजीगत व्यय वो होते हैं जो सरकार की या तो देयता को कम करें, यानी कि जो सरकार की देयता यानी कि लायबिलिटी होता है उसे क्या करें, कम करें, या तो सरकार के क्या करें, एसेट को क्या करें, यानी कि संपत्ति को क्या करें, बढ़ाएं। यानी कि अगर सरकार की संपत्ति कोई व्यय बढ़ा रहा है या सरकार की देयता को कम कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूंजीगत व्यय बोलते हैं। पूंजीगत व्यय के उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि जैसे सरकार क्या करती है, कोई हॉस्पिटल बना देता है, तो ये सब क्या है, हॉस्पिटल बनाना पूंजीगत व्यय है। क्योंकि क्या होगा, अगर सरकार हॉस्पिटल बनाएगी तो उसका क्या होगा, संपत्ति बनेगी ना, हॉस्पिटल एक बनाएगी, संरचना खड़ी करेगी तो सरकार के क्या होगी, संपत्ति का निर्माण होगा। या सरकार क्या करे, अपने लोन का पुनर्भुगतान कर दे, तो लोन का पुनर्भुगतान करेगी तो क्या होगा, उससे सरकार की देयता कम होगी। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको पूंजीगत व्यय बोलते हैं। यानी क्योंकि ये क्या कर रहा है, सरकार की संपत्ति को बढ़ा रहा है और सरकार की देयता को कम कर रहा है, इसलिए हम इसे पूंजीगत व्यय बोलते हैं। अब हम सरकार के व्यय को थोड़ा डिटेल रूप में जान लेते हैं कि सरकार के व्यय क्या होते हैं। देखिए पहला है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। यानी कि जो राजस्व व्यय है उसे हम अंग्रेजी में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब राजस्व व्यय क्या होता है इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, यानी कि इसे थोड़ा किताबी भाषा में जान लेते हैं, ठीक। देखिए राजस्व व्यय से अभिप्राय उस व्यय से है जो ना तो कोई संपत्ति उत्पन्न करते हैं और ना ही सरकार की देयता को कम करते हैं। यानी कि ऐसे व्यय जो सरकार के लिए ना संपत्ति उत्पन्न करे ना सरकार की देयता को कम करे, ये क्या होते हैं, राजस्व व्यय होते हैं। और ये आवर्ती प्रकृति के होते हैं। आवर्ती प्रकृति के होने का मतलब क्या है, ये ऐसे व्यय होते हैं जो सरकार बार बार करती है। यानी कि जैसे पेंशन देना हो गया, ब्याज देना हो गया और वेतन का भुगतान हो गया, ये सब क्या है, आवर्ती प्रकृति के क्या है, व्यय हैं। तो ये सब कैसे व्यय हैं, राजस्व व्यय हैं। यानी कि वह व्यय जो आवर्ती प्रकृति के होते हैं सब क्या होते हैं, राजस्व व्यय होते हैं मूल रूप से। और यह व्यय सरकार के सामान्य कामकाज और विभिन्न सेवाओं के प्रावधान के लिए खर्च किया जाता है। यानी कि क्या किया जाता है, सरकार के जो विभिन्न कामकाज होते हैं, विभिन्न सेवाएं देती है सरकार, उसके प्रावधान के लिए जो पैसा खर्च करती है वो सब किस में आते हैं, राजस्व व्यय में आते हैं। उदाहरण के लिए यानी जो राजस्व व्यय के उदाहरण क्या क्या है, पहला तो वेतन का भुगतान, पेंशन, ब्याज, प्रशासनिक सेवाओं पर खर्च, रक्षा, सेना, स्वास्थ्य सेवाएं, राज्यों को अनुदान, ये सब क्या है, राजस्व व्यय हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं, सरकार ऐसे व्यय को बार बार करती है और इससे ना तो सरकार की कोई संपत्ति बनती है ना कोई देयता कम होती है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब राजस्व व्यय कहलाते हैं। अब देखिए एक खर्च राजस्व खर्च है यदि वह निम्न दो शर्तों को पूरा करता है। यानी कोई शर्त, यानी कि अगर कोई व्यय ऐसा है जो राजस्व व्यय है तो उसको हम दो शर्तों के अनुसार देख सकते हैं कि वह राजस्व व्यय है या नहीं। यानी कि राजस्व व्यय को होने के लिए दो शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, उसे हम देख लेते हैं कि वो दो शर्तें क्या क्या हैं। देखिए जो पहली शर्त है वो यह है कि जो व्यय है, व्यय क्या करे, सरकार के लिए कोई संपत्ति उत्पन्न ना करे। यानी कि इससे सरकार की कोई क्या हो, संपत्ति उत्पन्न ना हो। अगर कोई सरकार की संपत्ति नहीं उत्पन्न होती है तो क्या होगा, वो राजस्व व्यय होगा। उदाहरण के लिए वेतन या पेंशन का भुगतान राजस्व व्यय है, क्योंकि यह सरकार की कोई संपत्ति नहीं उत्पन्न करते। यानी कि सरकार के लिए जो वेतन
वेतन और पेंशन है, इनका भुगतान जब किया जाता है तो ये सरकार के लिए कोई संपत्ति नहीं बनाते हैं, ये सब क्या है, राजस्व व्यय है। परंतु मेट्रो के निर्माण पर किया गया खर्च राजस्व व्यय नहीं है, क्योंकि यह संपत्ति के सृजन की तरफ ले जाएगा। लेकिन जो मेट्रो का बनाना हो गया सरकार के द्वारा, ये सब क्या हो गया, मेट्रो बनाना या रेलवे बनाना, ये सब क्या हो गया, ये सब क्या है, ये सब राजस्व व्यय नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगी, सरकार की संपत्ति बनती है, ठीक, इसीलिए ये सब राजस्व व्यय के अंदर नहीं गिने जाते हैं। यानी कि पहली शर्त क्या है राजस्व व्यय की, यह सरकार के लिए क्या करे, कोई संपत्ति न उत्पन्न करे। अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त यह है कि व्यय किसी प्रकार की देयता को कम ना करें, यानी कि जो व्यय होगा उससे सरकार की कोई भी प्रकार की देयता ना कम हो। उदाहरण के लिए उधार पर पुनः भुगतान राजस्व प्राप्ति नहीं है, यानी कि उदाहरण पर क्या किया जाता है, जो पुनः भुगतान किया जाता है वह राजस्व व्यय नहीं है। क्यों? क्योंकि यह सरकार की देयता को कम कर देगा। यहाँ पर प्राप्ति नहीं, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर व्यय लिखा जाएगा, आप इसे ध्यान दीजिएगा। यानी कि जैसे कि हम देखते हैं ना, जब सरकार लोन लेती है किसी से तो उसका क्या करती है, लोन को क्या करती है, चुकाती है। तो जो लोन चुकाएगी सरकार वो राजस्व व्यय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर सरकार लोन चुका देगी तो क्या होगा, इसकी देयता कम हो जाएगी। तो ऐसे व्यय जो देयता को कम करते हैं, जो देयता को कम करते हैं वो क्या होते हैं, वो राजस्व व्यय नहीं होते हैं। यानी कि व्यय को क्या करना चाहिए, किसी भी प्रकार की देयता को कम नहीं करना चाहिए, तभी वो क्या होगा, राजस्व व्यय होगा। यह ध्यान दिया जाए कि राज्यों को दिया गया संघीय अनुदान राजस्व व्यय माना जाता है। हालांकि कुछ अनुदान संपत्ति के निर्माण में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि सरकार जितने भी पैसे राज्य सरकारों या केंद्र सरकारों को देती है, केंद्र सरकार, वो सब क्या होते हैं, वो सब राजस्व व्यय होते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे क्या किया जाता है, उनसे मतलब ऐसे पैसों को बार बार सरकार देती रहती है ना, उन सब राज्य सरकारों को या केंद्र प्रशासित सरकारों को, इसलिए इन सबको हम क्या कहते हैं, राजस्व व्यय करते हैं। लेकिन कुछ संपत्तियों का किसमें इस्तेमाल होता है, मतलब जैसे कि आप देखे होंगे ना, निर्माण कार्य में इस्तेमाल होता है। कुछ जो संपत्तियां सरकार देती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को, तो ऐसे आप नोट कर लीजिएगा, जो सरकार पैसा देती है, मतलब राज्य सरकारों को या केंद्र सरकारों को, अरे केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को, वो सब क्या होते हैं, वह सब के सब राजस्व व्यय के अंदर आते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा है पूंजीगत व्यय, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब पूंजीगत व्यय क्या होता है, यानी कि पूंजीगत व्यय या तो सरकार की संपत्ति का निर्माण करते हैं या सरकार की देयता को कम करते हैं। यानी कि या तो सरकार की संपत्ति को बनाएंगे या सरकार की देयता को कम करेंगे। मान लीजिए सरकार ने क्या किया, हॉस्पिटल बना दिया, या सरकार ने क्या किया, रोड बना दिया, तो इससे क्या हुआ, सरकार की संपत्ति बन गई ना, तो इससे क्या हो गया, जो हॉस्पिटल और सड़क बनाई गई है वो क्या है, पूंजीगत व्यय है। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए वहीं पर सरकार ने कोई लोन चुकाया, अपना जो उधार लिया था उसका लोन का भुगतान भी क्या हो गया, दोबारा भुगतान भी क्या हो गया लोन का, वो पूंजीगत व्यय हो गया। क्यों? क्योंकि इससे सरकार की क्या हो गई, देयता कम हो गई। यानी कि जो सरकार की संपत्ति का निर्माण करें या सरकार की देयता को कम करें, तो ऐसे व्यय को हम क्या कहेंगे, पूंजीगत व्यय कहेंगे। पूंजीगत व्यय से अभिप्राय उस व्यय से है जो या तो संपत्ति को उत्पन्न करते हैं या सरकार की देयता को कम करते हैं। ठीक, ये गैर आवर्ती प्रकृति के होते हैं, यानी कि जो ऐसे व्यय होते हैं ये बार बार नहीं होते हैं। अब बार बार सरकार रोड या सड़क थोड़ी ना बनाती है, सरकार बार बार आप देखेंगे हॉस्पिटल थोड़ी ना बनाती है। ऐसे खर्चे क्या होते हैं, कभी कभी होते हैं। सरकार कभी कभी क्या करती है, रोड बनाती है। ऐसा नहीं है कि आपके घर की जो रोड है, रोड डेली बनेगी, कभी कभी बनती है ना। तो इसलिए क्या होते हैं, सब गैर आवर्ती प्रकृति के होते हैं, यानी कि बार बार नहीं होने वाले होते हैं। ठीक, अब देखिए, यह अर्थव्यवस्था के पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि करते हैं और लंबी अवधि के विकास के कार्यक्रमों जैसे पेट्रोल या फ्लाईओवर पर व्यय के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाते हैं। पेट्रोल नहीं या मेट्रो रहेगा। ठीक, आप इसे ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो ऐसे व्यय होते हैं क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि करते हैं, यानी कि जो अर्थव्यवस्था का पूंजीगत स्टॉक है उसमें वृद्धि करते हैं और इस सरकार की लंबी अवधि के विकास कार्यक्रमों में क्या किए जाते हैं, व्यय किए जाते हैं और इससे सरकार देश का क्या होता है, विकास होता है। जैसा कि आप सब देखते होंगे ना, जैसे मेट्रो बनता है, फ्लाईओवर बनता है, सब क्या है, सब पूंजीगत व्यय है। क्यों? क्योंकि ये सब लंबी अवधि के लिए मतलब ये सब क्या होता है, सरकार के पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि करते हैं और इससे क्या होता है, देश का विकास होता है। ठीक, उदाहरण के लिए राज्य और संघ शासित प्रदेशों को ऋण देना, ये क्या है, यह पूंजीगत व्यय है। क्यों? क्योंकि सरकार क्या करेगी, अगर किसी को ऋण देगी तो क्या होगा, सरकार के ऊपर सरकार की संपत्ति का निर्माण होगा। ठीक, सड़क का निर्माण, इससे भी सरकार की संपत्ति का निर्माण होगा। फ्लाईओवर का निर्माण, इससे भी सरकार की संपत्ति का निर्माण होगा। कारखाने, मशीन आदि के क्रय पर व्यय, उधार का पुनर्भुगतान इत्यादि सब क्या है, पूंजीगत व्यय है। एक पूंजीगत व्यय है यदि यह निम्न दो आवश्यक शर्तों में से कोई एक को पूरा करता है। यानी कि अगर कोई पूंजीगत व्यय है या नहीं, उसके लिए दो शर्तों को हमें देखना पड़ता है। अगर वो दो शर्तों को पूरा करता है निम्नलिखित, तो क्या है, वो पूंजीगत व्यय है। पहली शर्त यह है कि व्यय सरकार के लिए संपत्ति का अवश्य निर्माण करे। यानी उदाहरण के लिए मेट्रो का निर्माण एक पूंजीगत व्यय है, क्योंकि यह संपत्ति के निर्माण की तरफ ले जाता है, परंतु
वेतन भुगतान वेतन भुगतान के लिए दी गई राशि पूंजीगत व्यय नहीं है, क्योंकि इससे संपत्ति में वृद्धि नहीं होती है। जैसे अगर हम देखते हैं कि सरकार मेट्रो पर खर्च करती है तो उससे क्या होती है, सरकार की संपत्ति बनती है। लेकिन अगर वही सरकार क्या करती है, पेंशन का भुगतान करती है, सरकार क्या करती है, लोगों को वेतन का भुगतान करती है, तो ये क्या होता है, ये सब पूंजीगत व्यय नहीं होता है, क्योंकि इससे सरकार की कोई संपत्ति नहीं बढ़ती है। ठीक, दूसरा है इसके शर्त, दूसरी शर्त यह है कि व्यय से देयता जरूर कम होनी चाहिए, यानी कि जो सरकार व्यय करे उससे देयता कम हो तो उससे क्या होगा, वो पूंजीगत व्यय कहलाएगा। उदाहरण के लिए उधार का पुनर्भुगतान एक पूंजीगत व्यय है, क्योंकि ये वह सरकार की देयता को कम करता है। यानी कि जब सरकार उधार का पुनर्भुगतान करती है तो उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं, पूंजीगत व्यय के कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि उससे सरकार की देयता कम होती है। अब एक बार हम देख लेते हैं पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय में अंतर क्या है, या इन दोनों के बीच में एक तुलना कर लेते हैं। देखिए, राजस्व व्यय न तो सरकार की कोई संपत्ति का निर्माण करता है और न ही सरकार की देयता को कम करता है, लेकिन पूंजीगत व्यय तो सरकार की संपत्ति का निर्माण करता है, सरकार की देयता को कम करता है। यह सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज और विभिन्न सेवाओं के प्रावधान पर व्यय किया जाता है, और वहीं पूंजीगत व्यय यह मुख्यतः संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, ऋण व अग्रिम को देने के लिए व्यय किया जाता है। अब ये कैसे होते हैं, जो पूंजीगत व्यय होते राजस्व व्यय होते हैं, ये आवर्ती प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ऐसे सरकार दैनिक वृद्धियों के रूप में करती है। यानी कि सरकार ऐसे व्यय क्या करती है, बार बार करती है। लेकिन ये जो पूंजीगत व्यय है वो गैर आवर्ती प्रकृति के होते हैं, यानी कि ऐसी सरकार ऐसे व्यय बार बार नहीं करती है। इसके उदाहरण में हम देख लेंगे राजस्व के उदाहरण के रूप में वेतन हो गया, पेंशन हो गया, ब्याज हो गया, सब क्या है, राजस्व व्यय के उदाहरण है। वहीं पर पूंजीगत व्यय के उदाहरण है उधार का पुनर्भुगतान, पूंजीगत संपत्ति पाने के लिए खर्च, ये सब क्या है, पूंजीगत व्यय के उदाहरण हैं। इसी के साथ दोस्तों आपके बजट की प्राप्ति और बजट के व्यय का क्या होता है पार्ट खत्म होता है। अब चलते हैं बजट के प्रकार को देखते हैं। दोस्तों, सरकार बजट 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतुलित व्यय। संतुलित व्यय में क्या होता है, अगर सरकार जितना क्या कर रही है, खर्च कर रही है, यानी कि एक्सपेंडिचर जितना कर रही है और जितना क्या कर रही है सरकार, मतलब प्राप्त कर रही है, वो अगर दोनों बराबर हो, यानी कि एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों बराबर हो, तो क्या होगा, ये संतुलित बजट होगा। सरकार बजट संतुलित बजट कहलाता है। सरकारी बजट संतुलित बजट कहलाता है जब अनुमानित सरकारी प्राप्तियां और अनुमानित सरकारी व्यय के बराबर होती हैं। यानी अगर अनुमानित सरकारी प्राप्तियां और अनुमानित सरकारी व्यय क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो क्या होता है, वह संतुलित बजट होता है। अगर वही मान लीजिए क्या हो गया, सरकार का जो व्यय है, मतलब सरकार का जो अनुमानित प्राप्ति है वो अनुमानित सरकार के व्यय से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तब यह क्या होगा, अतिरिक्त व्यय होगा। यानी कि अगर सरकार क्या करे, खर्चा कम करे और प्राप्ति ज्यादा कर ले, तो इसे क्या बोलते हैं, हम अतिरिक्त व्यय बोलते हैं। और घाटे का बजट एक होता है। घाटे का बजट क्या होता है, यदि अनुमानित सरकारी प्राप्तियां अनुमानित सरकारी व्यय से कम है तो घाटे का बजट माना जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए सरकार पैसा ज़्यादा खर्च कर रही है और पैसा कम पा रही है, तो इसे क्या बोलते हैं, हम इसे घाटे का बजट बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, सरकार का घाटा होता है। अब चलिए बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि बजट के यानी कि सरकारी बजट के घाटे के माप क्या है। ठीक, अब इसकी तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं हम कि सरकारी घाटे के माप क्या है, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट इसे बोलते हैं। ठीक, अब देखिए, घाटे को कुल अनुमानित राजस्व व्यय पर कुल अनुमानित राजस्व व्यय की अधिकता के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि घाटे का मतलब क्या होता है, घाटे का मतलब ये होता है जो सरकार का कुल अनुमानित राजस्व है उस पर क्या है, जो कुल अनुमानित व्यय होता है वो कम आता है। यानी कि जब सरकार क्या करती है, राजस्व में कम रुपए प्राप्त करती है और व्यय में ज़्यादा रुपए खर्च कर देती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, राजस्व घाटा बोलते हैं। यानी कि जब सरकार कम रुपए प्राप्त करे और ज़्यादा रुपए खर्च कर दे, तो इससे सरकार को क्या होता है, घाटा होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बजटीय घाटा बोलते हैं। जब सरकार संग्रहण प्राप्ति से अधिक व्यय करती है तो इसे बजटीय घाटा उठाना पड़ता है। यानी कि जब सरकार कम रुपए प्राप्त करती है और अधिक रुपए खर्च करती है तो उसे घाटा उठाना पड़ता है। ठीक, देखिए, भारत सरकार के बजट के संदर्भ में बजटीय घाटा 3 प्रकार का हो सकता है। यानी कि भारत सरकार के संदर्भ में देखेंगे तो बजटीय घाटा 3 प्रकार का हो सकता है। पहला है राजस्व घाटा, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। दूसरा है राजकोषीय घाटा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। और तीसरा है प्राथमिक घाटा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। दोस्तों, आप थोड़ा मोड़ा इंग्लिश में भी जो शब्द है उसे जाना करिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स वालों को, अर्थशास्त्र वालों को अंग्रेजी में भी थोड़ा शब्द जानने होते हैं। ठीक, तो टोटली अगर आप हिंदी में रहेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा, 1-2 शब्द आप अंग्रेजी में भी जाना करिए, अर्थशास्त्र से संबंधित जो है। ठीक, अब देखते हैं हम राजस्व घाटा क्या है, इसको हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। ठीक, देखिए, राजस्व घाटा सरकार के राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों से संबंधित है। यानी कि राजस्व घाटा है उसमें हम सिर्फ किसको लेते हैं, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति को लेते हैं। इसमें हम पूंजीगत प्राप्ति या पूंजीगत व्यय को नहीं जोड़ते हैं। इसमें हम किसको जोड़ते घटाते हैं, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों को इसमें हम क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक,
देखिए, इससे अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्ति से अधिकता है। यानी कि जब एक वित्तीय वर्ष में क्या होता है, राजस्व व्यय ज़्यादा हो जाता है और राजस्व व्यय सरकार का जब ज़्यादा रहता है और राजस्व प्राप्ति जब सरकार को कम होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, राजस्व घाटा बोलते हैं। यानी कि राजस्व घाटा को अगर हमें निकालना हो तो हम इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। ये राजस्व घाटा निकालने का तरीका है, ठीक। यानी कि अगर हम राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्ति से घटा देंगे तो हमारा राजस्व घाटा क्या होगा, निकल के चला आएगा, ठीक। इसमें हम पूंजीगत प्राप्तियों को नहीं सम्मिलित करते, इसमें सिर्फ राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय को क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनसे संबंधित न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्नों को भी हल करवाऊं तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें। अगर आप सबकी जरूरत होगी तो हम जरूर से जरूर आपको इसके आंकिक प्रश्नों का भी हल प्रस्तुत करेंगे, ठीक। दोस्तों, राजस्व घाटा जो होता है यह दर्शाता है कि सरकार के अपने राजस्व सरकारी विभाग की सामान्य कार्य प्रणाली पर खर्च और विभिन्न सेवाओं के लिए प्रावधान को पूरा करने में अपर्याप्त है। यानी कि इससे यह पता चलता है जो सरकार का राजस्व है, यानी कि जो सरकार को पैसा प्राप्त हो रहा है किसी भी माध्यम में, वो क्या है, वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि जो सरकार है वो अपने सेवाओं को पूरा करने के लिए और खर्च और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए उन पैसों से काम नहीं चला पा रही है। तो घाटे के प्रभाव क्या होते हैं, अब इसको हम जान लेते हैं। देखिए, यह प्रस्तावित बजट में नियमित और आवर्ती खर्च को पूरा करने में सरकार की असमर्थता को दर्शाता है। यानी कि इससे पता चलता है कि जो सरकार की जो नियमित और जो आवर्ती खर्च है, सरकार क्या कर पा रहा है, उसे नहीं पूरा कर पा रहा है। यानी कि सरकार नियमित और आवर्ती खर्च को पूरा करने में क्या है, असमर्थ है, ठीक। किससे पता चलता है? राजस्व घाटे से पता चलता है। इसका मतलब यह है कि सरकार अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च कर रही है, इसीलिए वह अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचत का उपयोग अपने खर्च को पूरा करने के लिए कर रही है। यानी कि इससे हमें यह पता चलता है सरकार जितना पैसा कमा रही है, यानी कि जितना पैसा पा रही है उससे ज़्यादा खर्च कर रही है, और वो क्या कर रही है, अर्थव्यवस्था के अन्य बचतों का क्या कर रही है, प्रयोग अपने खर्च को पूरा करने के लिए कर रही है। सरल शब्दों में सरकार उधार लेकर या बचत में से पैसा निकालकर अपना खर्च चला रही है, इससे पता चलता है, ठीक। और यह इस बात को भी बताता है कि सरकार को यह घाटा पूंजीगत प्राप्तियों से पूरा करना, अर्थात उधार लेकर या निवेश करके। यानी कि इससे पता चलता है कि सरकार को जो ऐसा घाटा लगा है, राजस्व घाटा, उसको पूरा करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, पूंजीगत प्राप्तियों का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें क्या करेगी सरकार, या तो उधार लेगी या तो क्या करेगी, विनिवेश करेगी, जिससे क्या होगा, घाटा पूरा होगा। यहाँ पर लंकर है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेकर होना चाहिए, आपसे ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसका अर्थ है कि राजस्व घाटा या तो उधार के रूप में देनदारी बढ़ाता है या निवेश के माध्यम से संपत्ति कम करता है। यानी कि राजस्व घाटा जब होगा तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, या तो उधार लेना पड़ेगा। अगर सरकार उधार लेगी तो क्या होगी, सरकार की देनदारी बढ़ेगी। यानी कि राजस्व घाटे से क्या होता है, सरकार की देनदारी बढ़ती है। और दूसरा क्या होगा, अगर सरकार उधार नहीं लेगी, विनिवेश करेगी, तो विनिवेश करेगी तो सरकार की क्या होगी, संपत्ति कम होगी। तो इससे क्या होगा, इससे हमें पता चलता है कि राजस्व घाटे से या तो सरकार को उधार लेना पड़ता है और या तो विनिवेश करना पड़ता है। और इससे क्या होती है, या तो सरकार की देनदारी बढ़ती है या तो सरकार की संपत्ति क्या होती है, कम होती है, ठीक। अब देखिए, अतिरिक्त उपभोग व्यय को पूरा करने के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का प्रयोग अर्थव्यवस्था को इस स्थिति की तरफ ले जाता है। अधिक उधार ऋण की राशि और ब्याज के भुगतान के रूप में भविष्य में भार को बढ़ाता है। यानी कि अगर हम अधिक क्या करेंगे, उपभोग करेंगे, तो सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां क्या होंगी, जो उसका प्रयोग होगा अर्थव्यवस्था को इस स्थिति में ले जाएगा। यानी कि अगर हम क्या करेंगे, अधिक उपभोग करते हैं, सरकार को क्या करता है, तो ये क्या होता है, अर्थव्यवस्था को इस स्थिति की ओर ले जाता है। और क्या होगा, अधिक अगर हम सरकार उपभोग करती है, यानी कि अधिक रुपए व्यय करती है, तो उससे क्या होता है, सरकार को अधिक ऋण लेना पड़ता है, जो उसको क्या होता है, उसके लिए भविष्य में भार के रूप में वो सामने आता है। यानी कि अगर सरकार उधार लेगी तो उसमें क्या होगा, उसके ऊपर भविष्य में ऋण देने का क्या होगा, भार भी बढ़ जाएगा। अधिक राजस्व घाटा सरकार को चेतावनी का संकेत देता है कि यह सरकार या तो व्यय को कम करे या राजस्व को बढ़ाए। यानी राजस्व घाटा क्या होता है, सरकार को यह सचेताता है कि चेतावनी देता है कि सरकार क्या करे, या तो अपना पैसा कम खर्च करे या अपने पैसे को क्या करे, राजस्व के रूप में ज़्यादा वसूल करे। यानी कि सरकार या तो अपना व्यय खर्च करे या सरकार क्या करे, अपना राजस्व बढ़ाए। ये क्या बताता है, राजस्व घाटा यही बताता है। यानी कि सरकार को क्या करना पड़ेगा, अब या तो अपना व्यय कम करना पड़ेगा या तो अपने राजस्व को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। राजस्व घाटे में दूरदृष्टि की नीति के अनुसार राजस्व प्राप्तियों को राजस्व व्यय से हमेशा अधिक होना चाहिए, जिससे अतिरेक का इस्तेमाल विकास की परियोजनाओं के लिए हो। परंतु बजट पिछले बहुत से वर्षों में राजस्व घाटे का सामना कर रहा है।
मतलब जो भारतीय बजट है बहुत पिछले बहुत से वर्षों में क्या हो रहा है, घाटे का सामना कर रहा है। लेकिन क्या होना चाहिए, ऐसा माना जाता है कि हमेशा क्या होना चाहिए, राजस्व प्राप्तियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए और जो राजस्व व्यय होता है वो कम होना चाहिए, जिससे क्या अतिरिक्त जो निकले उसको हम विकास परियोजनाओं में क्या कर सकें, लगा सकें और सरकार क्या कर सके, विकास कर सके, देश विकास कर सके। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बहुत दिन से राजस्व घाटा चल रहा है, यानी कि भारतीय सरकार बहुत दिन से राजस्व घाटे के पीछे क्या पड़ी है, अपने संसाधनों को व्यय कर रही है। ठीक, अब देखिए राजस्व घाटा को कम करने के कुछ उपाय होते हैं, तो उसी को हम देख लेते हैं। देखिए पहले क्या कर सकती है सरकार, सरकार व्यय में कमी करे, यानी कि सरकार अगर अपने व्यय में कमी करेगी तो क्या होगा, इस राजस्व घाटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरकार को खर्च कम करने के लिए गंभीर कदम उठाने चाहिए और अपने व्यय को कम करना चाहिए, साथ ही अनावश्यक और अनुत्पादक व्यय को भी कम करना चाहिए। यानी कि अगर सरकार अपना राजस्व घाटा कम करना चाहती है तो पहला उपाय क्या था, व्यय को कम करे, अपने जो खर्चा ज़्यादा कर रही है सरकार उसे क्या करे, कम करे। दूसरा है राजस्व में वृद्धि, सरकार को कर और गैर कर राजस्व के विभिन्न स्रोतों से अपनी प्राप्तियों को बढ़ाना चाहिए। यानी कि सरकार क्या करे, अपने जो राजस्व है उसमें क्या करे, बढ़ोतरी करे। सरकार क्या करके लोगों को कर ज़्यादा लगा दे और या तो गैर कर के रूप में सरकार क्या करे, अधिक स्रोतों से प्राप्तियों को अपनी बढ़ाए। इससे क्या होगा, राजस्व घाटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब बढ़ते हैं राजकोषीय घाटे की तरफ। राजकोषीय घाटे को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। अब इसको जान लेते हैं राजकोषीय घाटा क्या होता है। देखिए राजकोषीय घाटा से अभिप्राय एक दिए गए वित्तीय वर्ष में कुल व्यय की कुल प्राप्तियों उधार को छोड़कर से अधिकता से है। यानी कि राजकोषीय घाटे का मतलब ये होता है, सरकार का कुल व्यय जब ज्यादा होता है कुल प्राप्ति से, इसमें कुल प्राप्ति में हम उधार को छोड़ देते हैं। ठीक, उधार को इसमें हम नहीं गिनते हैं। यानी कि कुल प्राप्ति और कुल व्यय का मतलब ये है, कुल व्यय का मतलब राजस्व व्यय और कौन सा व्यय, कुल पूंजीगत व्यय, यानी कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, इसमें हम दोनों को शामिल करते हैं। इसमें हम राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों को शामिल करेंगे। कुल व्यय में कौन कौन से, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों शामिल होंगे। और इसमें क्या होंगे, इसमें जो प्राप्तियां होंगी, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों शामिल होंगे। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, उधार को नहीं लेते हैं। ठीक, उधार को छोड़कर जितने भी राजस्व प्राप्तियां हैं और राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां हैं उसको शामिल करते हैं। यानी कि राजकोषीय घाटे निकालने का क्या तरीका है, राजकोषीय घाटा अगर हमें निकालना है तो हम कुल व्यय को क्या करेंगे, उधार को छोड़कर जितनी भी कुल प्राप्तियां हैं उनसे क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा, कुल हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक, उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां सम्मिलित करती हैं, यानी कि उधार को छोड़कर जो कुल प्राप्तियां होती है उसमें क्या क्या आता है ये बताया गया है। देखिए पहले तो इसमें राजस्व प्राप्ति आ जाएगा, यानी कि जो इसमें राजस्व प्राप्ति होगी इसको भी शामिल किया जाएगा। ठीक, और दूसरा इसमें उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्ति या गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति, यानी कि इसमें उधार को छोड़कर पूंजीगत प्राप्ति शामिल होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति बोलते हैं। देखिए गैर ऋणी पूंजीगत प्राप्ति में वह सभी पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित होती हैं जो उधार के अतिरिक्त होती हैं। यानी कि गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति में वो सभी पूंजीगत प्राप्तियां आती हैं जिसमें क्या हो, जो उधार के अलावा ली जाती हो। ठीक, अतः ऐसी प्राप्ति ऋण को उत्पन्न नहीं करती है। उदाहरण के लिए ऋणों की वसूली या विनिवेश से प्राप्ति, यानी कि अगर हम ऋण की वसूली करते हैं और विनिवेश से प्राप्त करती हैं, सब क्या है, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो सरकार होता है उधार नहीं लेती है ना, वो क्या करती है, सिर्फ अपने विनिवेश के माध्यम से और ऋणों की वसूली के माध्यम से पैसा प्राप्त करती है। इसी को हम बोलते हैं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति। ठीक, राजकोषीय घाटे का आकार दर्शाता है कि सरकार का खर्च उसके साधनों से कितना अधिक है। यानी कि राजकोषीय घाटे से यह पता चलता है कि सरकार का खर्च है उसके क्या, उसके जो प्राप्ति है उससे कितना अधिक है। ठीक, देखिए अब हम जान लेते हैं कि राजकोषीय घाटे के प्रभाव क्या हैं। ठीक, यानी कि इफेक्ट ऑफ द राजकोषीय घाटा, यानी कि इफेक्ट ऑफ द फिजिकल डेफिसिट। ठीक, पहला तो इसका प्रभाव यह है कि इससे ऋण जाल में सरकार फंस जाती है, जिसको हम अंग्रेजी में डेप्ट ट्रैप बोलते हैं। यार ये शब्द आप याद रखना है, इसे बार बार अर्थशास्त्र में इस्तेमाल किया जाता है, डेप्ट ट्रैप को। ठीक, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऋण जाल बोलते हैं। यानी कि राजकोषीय घाटा का पहला प्रभाव यह होता है कि इससे क्या होता है, सरकार ऋण के जाल की तरफ बढ़ती है। ठीक, अब ये क्या होता है इसे थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को प्रदर्शित करता है। यानी कि राजकोषीय घाटा ये बताता है कि सरकार को कुल कितने उधार रुपए लेने हैं, यानी कि कुल उधार आवश्यकताओं को क्या करता है, राजकोषीय घाटा प्रदर्शित करता है। उधार न केवल मूल राशि के भुगतान को शामिल करता है परंतु ब्याज के भुगतान को भी शामिल करता है। और जो उधार होता है सिर्फ उसमें मूल राशि के भुगतान को ही नहीं शामिल किया जाता है, यानी जो उधार लिया गया है सिर्फ उसी को नहीं शामिल किया जाता है, उसमें जो उधार पे ब्याज लग रहा है उसे भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। देखिए ब्याज भुगतान राजस्व व्यय को बढ़ाता है, यानी कि जब हम ब्याज का भुगतान करेंगे तो इससे क्या होगा, राजस्व व्यय बढ़ेगा हमारा, जो राजस्व घाटे की तरफ ले जाता है। यानी कि जब राजस्व व्यय बढ़ेगा तो क्या होगा, इससे राजस्व घाटा भी बढ़ता है। यानी कि राजकोषीय घाटा राजस्व घाटे की तरफ क्या करता है, ले जाता है। राजकोषीय घाटा और
नहीं, यह राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे का एक दुष्चक्र उत्पन्न कर देता है, जहां सरकार पुराने ऋणों को चुकाने के लिए और अधिक ऋण लेती है। यानी कि राजकोषीय घाटा क्या करता है, या राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटे का एक ऐसा बुरा चक्र उत्पन्न करता है, जिसमें क्या करती है सरकार पुराने ऋण को चुकाने के लिए और ऋण क्या करती है, लेती है। यानी कि इससे क्या होती है, सरकार एक ऋण जाल के रूप में क्या होती है, फंस जाती है। और क्या है इसमें, इससे देश की हाँ इससे देश ऋण के जाल में फंस जाता है। यानी जो देश है, इससे क्या होता है, देश ऋण के जालों में क्या होता है, फंस जाता है। यानी कि वो उधार चुकाने के लिए फिर से उधार लेता रहता है। ठीक, इसी को हम बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप मतलब क्या, जब उधार को चुकाने के लिए उधार लेते रहते हैं, उसे हम बोलते हैं डेब्ट ट्रैप, ऋण जाल। ठीक, दूसरा प्रभाव है राजकोषीय घाटा का मुद्रास्फीति। ठीक, जिसे हम अंग्रेजी में इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक, मुद्रास्फीति को हम आम रूप से महंगाई बोलते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में इसे मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक, सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेती है। भारतीय रिजर्व बैंक घाटे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नई मुद्रा छापता है। यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को बढ़ाता है और स्फीति दबाव को उत्पन्न करता है। यानी कि जब राजकोषीय घाटा होता है सरकार को, तो सरकार क्या करती है, ये आरबीआई से क्या करती है, पैसे उधार लेती है। अब आरबीआई पैसे उधार कैसे देगा, ये क्या करेगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई घाटे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या करेगा, नई मुद्रा छापेगा। और जब नई मुद्रा छापेगा तो मुद्रा पूर्ति, जैसा कि हम जान रहे हैं ना, मुद्रा पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और मुद्रा पूर्ति बढ़ जाएगी, इससे क्या होगा, स्फीति दबाव यानी कि महंगाई का दबाव भी क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था पे बढ़ जाता है। ठीक, यानी कि राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति को भी क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक, और तीसरा क्या करता है, इसका तीसरा प्रभाव क्या है, विदेशों पर निर्भरता, यानी कि फॉरेन डिपेंडेंसी। ठीक, यानी कि राजकोषीय घाटा से हमारा क्या होता है, विदेशों पर निर्भरता ज्यादा हो जाती है। सरकार शेष विश्व से भी उधार लेती है, जो दूसरे देशों पर इसकी निर्भरता बढ़ाती है। यानी कि सरकार राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए अन्य विदेशी सरकारों से लोन लेती है, जिससे क्या होता है, विदेशों पर इसकी निर्भरता बढ़ जाती है। ठीक, राजकोषीय घाटा का चौथा प्रभाव है भावी विकास में बाधक। यानी कि अगर हम पहले ज्यादा लोन ले लेंगे तो क्या होगा, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोनों का क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। उनके ऊपर क्या हो जाएगा, भार बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, जो हमारा भावी विकास है, यानी भविष्य का जो विकास है, भावी मतलब होता है भविष्य का, उसमें क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, एक बाधक के रूप में कार्य करता है, रिकॉर्ड के रूप में काम करता है। यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हैमर फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। ठीक, उधार भावी पीढ़ी के लिए वित्तीय बोझ को बढ़ाता है। यानी कि अगर हम आज उधार लेंगे तो क्या होगा, जो भावी पीढ़ी है, यानी कि जो आने वाली जनरेशन है, उसको क्या करना पड़ेगा, उस उधार को चुकाना पड़ेगा। ठीक, यह देश की भावी समृद्धि और विकास की संभावनाओं को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। यानी कि यह देश के विकास और समृद्धि को क्या करता है, दुष्प्रभावित करता है। ठीक, अब राजकोषीय घाटा की गणना करने के जो तरीके हैं, आपको मैंने एक पहले बता दिया था, लेकिन आपको मैंने यहाँ पर कुछ एडिशनल फार्मूले दे रखे हैं, जिसे आप एक बार सिर्फ देख लीजिएगा। ठीक, मैंने आपके सिर्फ सुविधा के लिए दे रखे हैं, तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिएगा, यानी कि जिससे आपको आंतरिक प्रश्न सॉल्व करने में सहायता होगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। अब जानते हैं राजकोषीय घाटे के वित्तीयन के स्रोत। वित्तीयन के स्रोत मतलब राजकोषीय घाटा को कैसे कम किया जाए, उसके स्रोत क्या क्या हैं। ठीक, पहला स्रोत है क्या, उधार लेना, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बोरोइंग। यानी कि राजकोषीय घाटे को हम कैसे कम कर सकते हैं, पहला उधार लेके कम कर सकते हैं। पहला, राजकोषीय घाटे को आंतरिक स्रोतों, जनता, वाणिज्यिक बैंक इत्यादि से, या फिर बाहरी स्रोतों, विदेशी सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से उधार लेकर पूरा किया जा सकता है। जैसा कि हम सभी जाने ना कि अगर हमें राजकोषीय घाटे को पूरा करना है तो क्या करते हैं, हम उधार लेते हैं। तो उधार लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहला आंतरिक स्रोतों से ले सकते हैं। आंतरिक स्रोतों से मतलब क्या, अपने देश की जनता से ले लें, या वाणिज्यिक बैंकों से अपने ले लें, या किसी और बैंक से ले लें, आरबीआई से ले लें। ये सब क्या होते हैं, आंतरिक स्रोत। या तो हम क्या कर सकते हैं, फिर बाहरी स्रोतों से राजकोषीय घाटा को उधार लेकर पूरा कर सकते हैं, जिसमें विदेशी सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से क्या करते हैं, उधार लेते हैं। ये सब क्या है, बाहरी स्रोत है। यानी कि उधार हम दो प्रकार के से लेते हैं, एक आंतरिक स्रोत और एक बाहरी स्रोत से, और ये दोनों क्या है, राजकोषीय घाटों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और तीसरा जो तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, राजकोषीय घाटे को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो है घाटे की वित्त व्यवस्था या नई करेंसी को छापना, यानी कि प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। यानी कि दूसरी तरीका यह है कि हम नई करेंसी को छाप के क्या कर सकें, जो सरकार का घाटा लगा है उसको क्या करें, पूरा कर सकें। इसमें क्या होता है, देखिए, सरकार राजकोषीय घाटा को पूरा करने के लिए प्रतिभूतियों के बदले में भारतीय रिजर्व बैंक में उधार ले सकती है। यानी कि क्या होता है, जो सरकार होती है वो अपनी प्रतिभूतियों को बेचकर भारतीय रिजर्व बैंक से क्या कर सकती है, उधार ले सकती है। और भारतीय रिजर्व बैंक इस उद्देश्य के लिए नई करेंसी जारी करता है। इस प्रक्रिया को घाटे की वित्तीय व्यवस्था से जानते हैं।
जब सरकार लोन मांगेगी उससे आरबीआई से, तो आरबीआई क्या करेगा, नई करेंसी जारी करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, घाटे की वित्तीय व्यवस्था। यानी कि जब आरबीआई नई करेंसी जारी करता है प्रतिभूतियों के बदले, तो इसको हम क्या बोलते हैं, घाटे की वित्तीय व्यवस्था। लेकिन दोस्तों, नई करेंसी जारी करवाना ये सही नहीं माना जाता है। यानी कि आरबीआई से उधार लेना ये ज़्यादा सही नहीं होता है राजकोषीय घाटा को सही करने के लिए। राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए ज़्यादा सही है उधार ले लेना। मान लीजिए अगर हम उधार लेते हैं तो क्या करेंगे, हम उधार चुका देंगे कुछ समय बाद। लेकिन अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, नई करेंसियों को आरबीआई से छपवाते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, घाटे की वित्तीय व्यवस्था को अपनाते हैं, तो इसमें क्या होगा, हमारे देश में महंगाई बढ़ जाएगी। जब यानी कि जब मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी हमारे देश में, क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आरबीआई नए रुपए छापेगा, नई करेंसी जारी करेगा, तो उससे क्या होगा, मुद्रापूर्ति बढ़ेगी, और मुद्रापूर्ति जब बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, जो मुद्रास्फीति है वो भी बढ़ जाती है। इसीलिए क्या होता है, जो दूसरा उपाय है इसे कम उचित माना जाता है, जो पहला उपाय है उसे राजकोषीय घाटों को नियंत्रित करने के लिए ज़्यादा उचित माना जाता है। जैसे उधार को एक बेहतर स्रोत माना जाता है क्योंकि यह मुद्रास्फीति को नहीं बढ़ाता है, जो कि मुद्रास्फीति को एक मुख्य कारण मानी जाती है। यानी कि उधार को राजकोषीय घाटों को नियंत्रित करने के लिए एक बेहतर स्रोत माना जाता है, क्योंकि यह मुद्रापूर्ति को नहीं बढ़ाता है, जो कि मुद्रास्फीति का एक मुख्य कारण माना जाता है। यानी कि उधार लेना अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे क्या होता है, महंगाई नहीं बढ़ती है। ठीक, दूसरी तरफ घाटे के वित्तीय व्यवस्था अर्थव्यवस्था में अधिक मुद्रा उत्पूर्ति के कारण प्रवृत्ति की तरफ ले जाती है। यानी कि अगर हम घाटे की वित्तीय व्यवस्था को अपनाते हैं, यानी कि हम नई करेंसी अगर आरबीआई से छपवाते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है, और इससे क्या होता है, समाज में अर्थव्यवस्था में महंगाई भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्राथमिक घाटा, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। अब हम देखते हैं कि प्राथमिक घाटा क्या होता है। ठीक दोस्तों, मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देना चाहता हूँ एक बार फिर से कि अगर आप अर्थशास्त्र से संबंधित किसी भी पार्ट्स का वीडियो देखना चाहते हैं, या हिंदी मीडियम के अन्य विषयों का अगर आप कोई भी लेक्चर देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी हिंदी मीडियम में, आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सबको सभी वीडियो की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, जानते हैं प्राथमिक घाटा क्या है। दोस्तों, जिस प्राथमिक घाटा को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। ठीक, अब दोस्तों ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, प्राथमिक घाटे से अभिप्राय चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पिछले उधार पर ब्याज भुगतान के बीच अंतर से है। यानी प्राथमिक घाटे का मतलब यह होता है, जो चालू वर्ष का राजकोषीय घाटा है, उसमें से अगर हम पिछले वर्ष जो हमने उधार लिया था उस पर जितना ब्याज भुगतान कर रहे हैं, उसको अगर हम घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, प्राथमिक घाटा निकल आएगा। यानी प्राथमिक घाटा में से अगर हमें प्राथमिक घाटा निकालना है तो हम क्या करेंगे, पिछले वर्ष का जो हमारा ब्याज भुगतान था उसको हम राजकोषीय घाटा यानी कि वर्तमान वर्ष के राजकोषीय घाटा से घटा देंगे, तो क्या निकल आएगा, हमारा प्राथमिक घाटा निकल आएगा। प्राथमिक घाटा यानी कि सूत्र क्या हो गया, प्राथमिक घाटा का सूत्र है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान क्या, जो पिछले वर्ष हमने ब्याज ऋण लिया था उस पे जितना हम ब्याज भुगतान कर रहे हैं उसको हम क्या कर दें, घटा दें। ठीक, अब देखिए, सरकार की कुल उधार आवश्यकताएं ऋण पर ब्याज की अदायगी को भी सम्मिलित करती हैं। यानी कि जो सरकार की कुल उधार आवश्यकताएं होती हैं, उसमें जो सरकार को ऋण पर ब्याज चुकाना है उसे भी क्या करती हैं, सम्मिलित करती हैं। ठीक, सरकार प्राथमिक घाटा उस विस्तार को दर्शाता है जिस तक ब्याज अदायगी ने सरकार को चालू अवधि में ऋण लेने के लिए बाध्य किया है। यानी कि इससे यह पता चलता है प्राथमिक घाटे से कि सरकार को कितना क्या करना है, इस वर्ष ब्याज का भुगतान करना है। ठीक, अब देखिए, प्राथमिक घाटे के प्रभाव क्या होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, जो सरकार की प्राथमिक घाटे का पहला प्रभाव है वह यह है कि यह दर्शाता है कि किस हद तक सरकार के उधार ब्याज भुगतान के अतिरिक्त अन्य व्ययों को पूरा करते हैं। ठीक, प्राथमिक घाटे का दूसरा प्रभाव है वह यह है, राजकोषीय घाटे और प्राथमिक घाटे के बीच में अंतर पूर्व में लिए गए उधार पर ब्याज की राशि के भुगतान को दिखाता है। इसीलिए कम या शून्य प्राथमिक घाटा दर्शाता है कि ब्याज की अदायगी ने सरकार को उधार लेने के लिए बाध्य किया है। यानी कि देखिए, इससे क्या पता चलता है, जो प्राथमिक घाटा, इससे ये पता चलता है कि राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटे के बीच में जो अंतर है वह यह दर्शाता है कि सरकार जो है वो कितना क्या कर रही है, ब्याज दे रही है। जिस पिछली सरकारों ने लोन लिया था उस पर सरकार कितना इस वर्ष ब्याज दे रही है, क्या करता है, राजकोषीय घाटा उसको दर्शाता है। और यह भी दर्शाता है कि जो कम या शून्य प्राथमिक घाटा दर्शाता है कि ब्याज की अदायगी ने सरकार को क्या किया है, उधार लेने के लिए बाध्य किया है। अगर क्या है, अगर शून्य आता है प्राथमिक घाटे का मूल्य या बहुत कम आता है, तो इससे यह पता चलता है कि ब्याज की अदायगी ने क्या किया है, सरकार को उधार लेने के लिए बाध्य किया है। ठीक,
जो प्राथमिक घाटा है वो राजकोषीय घाटे का मूल कारण है। इस ठीक भारत में गत वर्ष में ब्याज का भुगतान बहुत बढ़ा है। ठीक पिछले ऋणों पर ऊंचे ब्याज भुगतान ने राजकोषीय घाटे को बहुत बढ़ा दिया है। राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए जितना जल्दी संभव हो सके ऋण के पुनर्भुगतान के माध्यम से ब्याज के भुगतान को कम करना चाहिए। यानी कि इसमें यही पता चल रहा है कि क्या है, पिछले वर्षों में राज्य सरकार का क्या हुआ, ब्याज भुगतान बहुत बढ़ गया है और राजकोषीय घाटे को अगर हमें कम करना है, इसके लिए क्या करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके हमें ऋणों का जो पुनर्भुगतान है उसे करना चाहिए। कि जितना जल्दी हो सके हम क्या करें, जो ऋणों का पुनर्भुगतान है उसे खत्म करें। उससे क्या होगा, अगर ऋण का भुगतान खत्म कर देंगे तो हमारा जो प्राथमिक घाटा होगा उसमें हमें ब्याज देना नहीं पड़ेगा, तो उससे हमारा प्राथमिक घाटा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं प्राथमिक घाटे और राजकोषीय घाटे के बीच में क्या अंतर है, या इसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक घाटा और राजकोषीय घाटा के बीच में तुलना। इसको एक बार हम देख लेते हैं, कभी कभी प्रश्न परीक्षा में आ जाता है। देखिए, प्राथमिक घाटा या राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच के अंतर को दिखाता है। वही राजकोषीय घाटा क्या करता है, यह कुल व्यय के उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों से अधिकता दिखाता है। और दूसरा अंतर यह है कि यह सरकार की ब्याज को छोड़कर कुल उधार की आवश्यकताओं को दर्शाता है। और वहीं राजकोषीय घाटा क्या करता है, यह सरकार की ब्याज को मिलाकर कुल उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है। यानी ये क्या करता है, उधार को छोड़कर दिखाता है कि सरकार को कितना ऋण लेना है प्राथमिक घाटा, और राजकोषीय घाटा यह दर्शाता है कि उधार को मिलाकर सरकार को कितना ऋण लेना है। और प्राथमिक घाटे का जो सूत्र है वो है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, और जो राजकोषीय घाटा का सूत्र है वो कुल व्यय माइनस उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां। ठीक दोस्तों, इसी के साथ आपका यह चैप्टर खत्म होता है। आपको मिलते हैं हम एक अगली वीडियो में, जिसमें हम अर्थशास्त्र के किसी अन्य पाठ को पढ़ाएंगे आपको। इसी के साथ आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।